हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 14। तो लेक्चर नंबर 14 पढ़ाने से पहले आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही हम अपना रिवीजन करें, क्योंकि आज हमारे लिए हमारा रिवीजन वाला पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बेटा लेक्चर नंबर 13 का मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ, और आज मैं थोड़ा डिटेल रिवीजन कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जो लेक्चर नंबर 13 है ये उसी लेक्चर नंबर 13 का पार्ट बी है। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट जो था हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वो हम लेक्चर नंबर 13 में कवर कर चुके थे। तो लेक्चर नंबर 14 में आज हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के ऊपर। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल का हो जाएगा डी एंड। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 13 में बेटा हमने आपको क्या पढ़ाया था? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम, हमने ये अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। तो इस टॉपिक में हमने आपको कुछ चीजें बताई थी। क्या बताई थी? थ्योरी सुन लो, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सुन लो। हर एक चीज नहीं बताऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ही डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। चलो, तो ये बेटा हमने क्या बना दिया? हमने ये बना दिया एनर्जी के ऑर्डर। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, दिस इज n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं, ये हमारे पास y एक्सिस पे हम कर क्या रहे हैं? y एक्सिस पे है हमारा एनर्जी लेवल। तो y एक्सिस पे क्या है हमारा? एनर्जी लेवल। अब बेटा देखो, हमने लाइन स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ाया था, सुनो। जब भी हम किसी एटॉमिक गैस को हीट करते हैं तो एटॉमिक गैस हमारी क्या होती है? एक्साइट हो जाती है। एक्साइटेड होने के बाद जब वो एटॉमिक गैस का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी शेल में चला जाएगा, और जब वो हाई एनर्जी शेल से फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी फोटोन निकालेगा, फोटोन का इमिशन करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन मिलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन हमें क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का जो है मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशन हम कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन के हम मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशन को हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उनको ध्यान से सुनो बड़ी केयरफुली। पहली चीज ये है, इलेक्ट्रॉन जब एक हाई एनर्जी लेवल पर है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पर है? इलेक्ट्रॉन को हम बना देते हैं n इज इक्वल टू 4 पे बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? n इज इक्वल टू 4 से डायरेक्ट n इज इक्वल टू 1 पे भी आ सकता है, या हो सकता है कि वो n इज इक्वल टू 4 से पहले n इज इक्वल टू 3 पे जाए, फिर n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे जाए, और फिर n इज इक्वल टू 2 से वो n इज इक्वल टू 1 में आए। या हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में आ जाए, और फिर n इज इक्वल टू 2 से फिर n इज इक्वल टू 1 में आ जाए। या एक केस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में आए, और n इज इक्वल टू 3 से डायरेक्ट वो n इज इक्वल टू 1 में आ जाए। तो बेसिकली क्या होता है बेटा? हमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के क्या मिलते हैं? फोटोन मिलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमने क्या करा, जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन थे, तो हमने वेवलेंथ को क्या करा है? एक ग्रुप के अंदर क्या करा है? एक ग्रुप के अंदर या फिर एक सेट के अंदर हमने ग्रुप करा है। हमने क्या करा? हमने वेवलेंथ को, वेवलेंथ की ग्रुपिंग करी है। वेवलेंथ की क्या करी है बेटा? ये वेवलेंथ की हमने ग्रुपिंग कर दी। वेवलेंथ की हमने क्या बना दी? ग्रुप बना दिए। अभी हमने ग्रुप कैसे बनाए? तो वेवलेंथ का जब आप जो ग्रुप बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? स्पेक्ट्रल सीरीज। तो जो वेवलेंथ का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्पेक्ट्रल सीरीज, तो आप बोलोगे स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर क्या होती है? लाइंस होती हैं, और जो लाइंस होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करती है कि किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। अब आपको क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को क्या करना है? एक ग्रुपिंग करनी है। तो आपने ग्रुपिंग का लॉजिक क्या करा? आपने ग्रुपिंग के लिए एक क्या करा? आपने ग्रुपिंग के लिए एक लॉजिक डिसाइड करा। अब वो लॉजिक क्या डिसाइड करा? अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी ऑर्डर से, हाई एनर्जी शेल से अगर n इज इक्वल टू 1 में आएगा, तो उन सब फोटोन की जो वेवलेंथ होंगी, वो सब फोटोन जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक हाई एनर्जी शेल से n इज इक्वल टू 1 एनर्जी शेल में आता है, तो उन सब फोटोन की जो वेवलेंथ होंगी उनका हमने एक ग्रुप बना दिया। तो हमने बेटा क्या करा? हमने कहा अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आता है, या इलेक्ट्रॉन हमारा n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में आएगा,
या इलेक्ट्रॉन हमारा n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आएगा, या फिर हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इंफिनिटी से n इज इक्वल टू 1 में आएगा। तो उसके लिए हमने क्या बताया आपको, हमने कहा हम जब वेवलेंथ की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वेवलेंथ की ग्रुपिंग करते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा लॉजिक क्या था। हमारा लॉजिक ये था कि वो सब वेवलेंथ के फोटोन जो एक हाई एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन का एक हाई एनर्जी लेवल से एक लो एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा, और हमने क्या करा है, हर एक ग्रुप के लिए लो एनर्जी लेवल की वैल्यू को फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब ये बेटा हमने क्या करा है, यहाँ पे इन सब वेवलेंथ की हमने क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी। तो ये हमें क्या मिली, हमें मिल गई एक स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या मिली हमें, एक स्पेक्ट्रल सीरीज। और इसी स्पेक्ट्रल सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। इसी स्पेक्ट्रल सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। तो अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करता हूं तो लाइमन सीरीज के लिए जो लो एनर्जी शेल होता है उसकी वैल्यू होती है 1, और हाई एनर्जी शेल की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 3, 4 और इंफिनिटी तक। और ध्यान क्या देना है, लाइमन सीरीज में जो ईएमआर होता है, जो टाइप ऑफ ईएमआर होता है वो क्या होता है हमारे पास, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट। इसके बाद हमने हाइड्रोजन के लिए एक और स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ी जिसका नाम क्या था, बार्मर। तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। तो ये सब मैंने बेटा आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं क्या पढ़ा चुका हूँ, लाइमन के लिए एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 1। एन हायर की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेके इंफिनिटी। और अगर हम ईएमआर के टाइप की बात करेंगे तो ईएमआर का टाइप क्या होता है, ईएमआर का हमारा टाइप हो जाएगा यूवी। ईएमआर का हमारा जो टाइप होगा वो टाइप क्या हो जाएगा हमारा, यूवी। तो लाइमन के बाद हमने दूसरी पढ़ी थी बार्मर। तो बार्मर में हमने क्या बोला, एन लोअर की वैल्यू 2 रखनी है, एन हायर की वैल्यू 3 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ईएमआर हमारे पास जो हो जाएगा, टाइप ऑफ ईएमआर इज विजिबल। फिर हमने पढ़ी थी पार्शियन। पार्शियन के लिए एन लोअर की वैल्यू 3, एन हायर की वैल्यू 4 से लेके इंफिनिटी तक, और ईएमआर हमारे पास हो जाएगा इंफ्रारेड। ओके, और उसके बाद लाइमन, बार्मर, पार्शियन, फिर आता है हमारे पास ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए एन लोअर की वैल्यू 4, एन हायर की वैल्यू 5 से लेके इंफिनिटी, और ईएमआर का टाइप हो जाएगा इंफ्रारेड। इसके बाद आता है फुंड। तो फुंड के लिए एन लोअर की वैल्यू 5, एन हायर की वैल्यू 6 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, और ईएमआर का जो टाइप होगा वो क्या होगा, इंफ्रारेड ही होगा। और लास्ट में आती है हमारे पास हमपेरी। तो हमपेरी के लिए क्या होता है, एन लोअर की वैल्यू होती है 6, एन हायर की वैल्यू 7 से लेके इंफिनिटी तक होगी, और जो ईएमआर का टाइप आएगा उसका नाम होगा फार इंफ्रारेड। ओके, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, अब यहाँ पे आओ। हमने बोला कि जैसे कि हम इस वाले डायग्राम में आप देखो, तो हमने बेसिकली क्या दिखाई है बेटा, इसको हम बोलते हैं लाइन। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइन रिप्रेजेंट करती है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एनर्जी शेल। दो एनर्जी शेल के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है उसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हमें वेवलेंथ ऑफ लाइन निकालनी है, वेवलेंथ ऑफ लाइन, तो वेवलेंथ ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, 1 बाई एन लोअर का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन हायर का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये लाइन हमारी कौन सी सीरीज को बिलोंग करती है। मींस लाइमन को बिलोंग करती है, बार्मर को बिलोंग करती है, पार्शियन को बिलोंग करती है, या ब्रैकेट को बिलोंग कर रही है, या फुंड को बिलोंग कर रही है, या फिर हेमीफेरी हम फेरी को बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होगा, जिस जिस सीरीज का नाम गिवन होगा उस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको पता है हर एक सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू क्या है बेटा, डिसाइड है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है लाइन कौन सी सीरीज की है, उस सीरीज के लिए, हर एक सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू हमने पहले से डिफाइन कर रखी है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन को हम अल्फा लाइन भी बोलते हैं। और अल्फा लाइन में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो कहां से कहां तक होता है, एन लोअर प्लस 1 से लेके एन लोअर तक। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ लाइमन, तो लाइमन के लिए अगर फर्स्ट सीरीज की बात कर, फर्स्ट लाइन की बात करूंगा, या फिर लाइमन के लिए अल्फा लाइन की बात करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एन इज इक्वल टू 2 से एन इज इक्वल टू 1 में होगा, क्योंकि लाइमन के लिए एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी तरीके से हमने बताया था अगर किसी सीरीज की हम सेकेंड लाइन की बात करते हैं तो सेकेंड लाइन को हम क्या बोलते हैं, बीटा लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, और बीटा लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन होती है वो एन लोअर प्लस 2 से एन लोअर तक होती है। अगर मैं आपसे पूछूं बार्मर सीरीज की सेकंड लाइन, तो बार्मर सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो सेकंड लाइन क्या हो जाएगी, एन लोअर प्लस 2 मतलब 4 से लेके 2।
अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेकेंड लाइन। फिर हमने आपको पढ़ाया था थर्ड लाइन, थर्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं, गामा लाइन। और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो होता है n लोअर प्लस 3 से n लोअर तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लास्ट लाइन की बात करेंगे तो लास्ट लाइन का दूसरा नाम होता है सीरीज लिमिट। और सीरीज लिमिट का मतलब होता है कि अब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा वो इंफिनिटी से लेके n लोअर के बीच में होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं लास्ट लाइन ऑफ लाइमर, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू इंफिनिटी से n इज इक्वल टू 1 में हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ लास्ट लाइन ऑफ बार्मर, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू इंफिनिटी से n इज इक्वल टू 2 में होगा। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बता देता हूँ पहले, लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा था कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा ई था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई है। मतलब डेल्टा ई क्या है, दो ऑर्बिट या दो एनर्जी शेल जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, उनका एनर्जी डिफरेंस। तो हमेशा जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होती है, फर्स्ट लाइन जो होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, वही किसके करस्पॉन्डिंग होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग होती है। और मैंने एक और पॉइंट पढ़ाया था आपको, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो किसी भी सीरीज की जो लास्ट लाइन होती है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो लाइन होती है वो लाइन कौन सी होती है, लास्ट लाइन होती है, ठीक है। तो ये टर्म्स हमें ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में ये चीजें आएंगी। अभी आज मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा। चलिए फटाफट आपका स्वागत करता हूं मैं लेक्चर नंबर 14 में। तो चल क्या रहा है बेटा, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल एटॉमिक के अंदर ही एक पॉइंट है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। उस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें एक नया पॉइंट आप इंक्लूड करो। 4 पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाए थे। कौन कौन से पॉइंट है? पॉइंट नंबर 1 क्या था बेटा? पॉइंट नंबर 1 था कि वेवलेंथ निकाल सकते हो किसी भी लाइन की। पॉइंट नंबर 2 था कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन को अल्फा बीटा गामा लाइन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या था? लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है फर्स्ट लाइन। और पॉइंट नंबर 4 था लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है लास्ट लाइन, ठीक है। तो अब आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या है, यह देखो। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो ध्यान से और केयरफुली। व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक प्लेस, electron transition take place from n higher to n lower, n higher to n lower, the number of possible unique स्पेक्ट्रल लाइन। नीट में एक क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर। एक फॉर्मूला क्या है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा एक हाई एनर्जी लेवल से, जिसको हम बोलते हैं एन हायर NH। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हम कहाँ करा रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करा रहे हैं, मैं यहाँ काट के लिख देता हूँ, एन हायर में। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा एक हायर एनर्जी ऑर्डर से एक लोअर एनर्जी ऑर्डर में, लोअर एनर्जी ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? NL। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा एक हायर एनर्जी ऑर्डर से एक लोअर एनर्जी शेल में, या फिर तो नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिक जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू एन हायर माइनस एन लोअर, एन हायर माइनस एन लोअर, ठीक है, एन हायर माइनस एन लोअर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को सब बच्चे याद रखेंगे। इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्या है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक हायर एनर्जी लेवल मतलब एन हायर से एक लो एनर्जी लेवल NL में होगा, तो आपको कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, कितनी डिफरेंट यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। इसको पहले एक एग्जांपल से समझो, फिर फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, ठीक है। सपोज करो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, और ये आ गया हमारे पास n इज इक्वल टू 4। ओके, ये थोड़ा गलत बना है। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। बेटा हमेशा देखना, जब भी मैं डायग्राम बना रहा हूं, जब आप E1 से E2 बना रहे हो फिर E3 बना रहे हो, तो एनर्जी डिफरेंस को क्या कर रहे हो? कम करते जा रहे हो। मैं वैसे ही बनाता हूँ,
क्योंकि अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूंगा तो वाई एक्सिस पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एनर्जी ऑर्डर, या फिर लिख सकता हूं मैं एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। ओके, तो ये हमारे पास हो गया n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 3, दिस इज n इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने माना कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन था, हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 में है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होता क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, जब मैंने आपको स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ाया तो उसमें क्या बोला है कि ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या जाता है, हाई एनर्जी ऑर्डर में जाता है, हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, और हाई एनर्जी ऑर्बिट से वो कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आना है। तो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में कैसे आ सकता है, तो अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आ गया। आप चाहो तो मैं एरो से दिखा देता हूं, यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं बनाना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आ गया। दूसरा मेथड क्या है, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में आए, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में आए, और n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आए। दूसरा हमारे पास ये हो गया। एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि n इज इक्वल टू 4 से पहले n इज इक्वल टू 2 में आए, ठीक है, और 2 के बाद फिर n इज इक्वल टू 1 में आए, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में आए और 3 से डायरेक्ट किसमें आ जाए, 1 में आ जाए। तो बेटा हमें क्या चेक करना है, हमको चेक करना है यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन। आप यहाँ देखो, ये स्पेक्ट्रल लाइन और ये स्पेक्ट्रल लाइन सेम है, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन बेसिकली यूनिक कैसे बनेगी, अगर स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ अलग होगी। अगर मैं स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ की बात करूंगा तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एस सी बाय डेल्टा ई। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे पहले नंबरिंग कर देता हूँ, 1 दीज आर 2, तो बेटा ये देखो इन दोनों के लिए सब, या फिर एक काम करता हूँ पहले अलग अलग नंबरिंग दे देता हूँ, 3rd 4th 5th 6 7 और 8। तो बेटा अगर हम बात करते हैं कौन सी, अपनी स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन, अगर मैं स्पेक्ट्रल लाइन किसकी बात कर रहा हूं, मैं हाईलाइट कर देता हूं, स्पेक्ट्रल लाइन में 2 और 5 की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं स्पेक्ट्रल लाइन 2 और 5 की बात करूंगा तो 2 और 5 में आप देख सकते हो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, E4 माइनस E3। 2 और 5 दोनों के लिए डेल्टा ई की वैल्यू बेटा क्या है, सेम, डेल्टा ई की वैल्यू सेम हो गई। एच सी बेसिकली क्या है, एच सी क्या है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, सी है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट। एच सी तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो लैम्डा भी क्या आएगा बेटा, लैम्डा भी हमारा ई, लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 5 भी आने वाला है, दोनों लैम्डा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब 2 और 5 हमारे पास दो डिफरेंट नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंट की बात करूंगा तो डिफरेंट हमारे पास कौन सा होगा, एक 1 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक हमारा 6 होगा, एक हमारा 7 होगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो जो 8 है, 8 के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज, 8 के लिए एनर्जी डिफरेंस बेटा कितना है, E2 माइनस E1। और अगर मैं बात करता हूँ 4 के लिए, तो 4 के लिए भी एनर्जी डिफरेंस कितना है, E2 माइनस E1। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें 4 और 8 के लिए तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, E2 माइनस E1। अगेन हमारा लैम्डा 4 इज इक्वल टू लैम्डा 4 इज इक्वल टू लैम्डा 8 हो जाएगा। तो 4 और 8 क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, 4 और 8 कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब 4 और 8 को आप सिंगली काउंट करोगे। तो डिफरेंट अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन की बात करता हूं, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास कौन कौन सी होगी, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब जो हमारे पास यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन आई है, किसकी बात चल रही है, यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन। और स्पेक्ट्रल लाइन बेटा यूनिक कैसे होगी, अपनी वेवलेंथ से। तो यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में होगा तब हमें 6 यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन मिल सकती हैं। एक चीज ध्यान रखना, मिल सकने में और मिलने में बहुत फर्क है। ठीक है, अब कैसे फर्क है यहाँ पे समझो, नई स्लाइड में समझाता हूँ। तो सबसे पहले एनर्जी शेल बना देते हैं हमेशा की तरह। तो यहां देखो आप, हमने जो अब मैं यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन बना रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट। अब मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, अब मुझे इतना पता है कि अब आपको ये सब चीजें समझ में आ गई जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं।
n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and this is n is equal to 4। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का जो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, 4 से 1 में कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, जो यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन मिल सकती है वो पॉसिबल यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन सी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो हमारे लिए n हायर की वैल्यू कितनी हो गई 4 और n लोअर की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 1। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो फॉर्मूले में क्या आएगा बेटा, n हायर माइनस n लोअर, तो 4 माइनस 1, n हायर माइनस n लोअर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो देखो फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है, अभी भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब एक चीज ध्यान देना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे जहां पे कंफ्यूज होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, आंसर होगा नहीं, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं मिलने वाली बेटा। क्यों नहीं मिलने वाली, सुनो, आपको स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिल सकती है, अगर इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से मॉडिफाई करूं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन found in 1H atom when electron transition take place from n is equal to 4 to n is equal to 1। आपके मैंने ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, ठीक है। एक ऑप्शन दिया मैंने 1, एक ऑप्शन दिया मैंने 2, एक ऑप्शन दिया मैंने 3, एक ऑप्शन दिया मैंने 6, ठीक है। तो नाउ आपको क्या करना है, आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 हाइड्रोजन एटम गिवन है। अगर 1 हाइड्रोजन एटम गिवन है, इसका मतलब आपको एक हाइड्रोजन एटम लेना है और एक हाइड्रोजन एटम के अंदर बेटे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जब एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या तो डायरेक्ट n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आ जाए। एक केस तो ये बना, दिस इज केस 1। केस 1 क्या बनेगा, केस 1 ये बनेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डायरेक्ट 4 से 1 में आ जाए। अब दूसरा केस क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन पहले, या फिर पहले इसी को समझो, केस 1 क्या है, केस 1 में कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 4 से 1 में आ गया। इलेक्ट्रॉन अगर डायरेक्ट 4 से 1 में आ गया तो बेटा आपको कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी, ओनली 1। तो 1 इज अ करेक्ट आंसर, 1 इज अ करेक्ट आंसर। अब देखो केस 2 की बात करो, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा कर सकता है कि पहले 4 से 3 में आए, 3 से 2 में आए और 2 से 1 में आए। तो ये भी एक केस पॉसिबल है। तो इसमें अगर मैं ट्रांजिशन लिखूं तो ट्रांजिशन कैसे होंगे, 2 4 से पहले होगा 3, फिर 3 से होगा 2 और फिर 2 से क्या होगा बेटा 1। तो ये भी पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी आपको, 3। इसका मतलब ऑप्शन सी भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब देखो केस 3 बना रहा हूं मैं। अगर मैं केस 3 की बात करता हूं, अगर मैं केस 3 की बात करता हूं तो केस 3 बेटा क्या बनेगा, केस 3 बनेगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में आए और फिर 2 से 1 में आ जाए, फिर 2 से 1 में आ जाए। इसका मतलब केस 3 अगर मैं बनाऊं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होगा, 4 से आ जाए वो डायरेक्ट 2 में और 2 से आ जाए 1 में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आना कहां पे, n इज इक्वल टू 1 में तो आना है। तो n इज इक्वल टू 1 में वो इस तरीके से भी आ सकता है। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी आपको, 2। इसका मतलब ऑप्शन बी भी क्या है, सही। तो इसका मतलब इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये भी तो एक ऑप्शन बन सकता है। तो ये ऑप्शन से भी आपको 2 ही स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। कैसे, इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आ जाए और 3 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, तभी भी आपको 2 ही स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्या तो केस 1 के थ्रू आएगा ट्रांजिशन शो करेगा, या केस 2 के थ्रू ट्रांजिशन शो करेगा, या केस 3 के थ्रू ट्रांजिशन शो करेगा। अगर केस 1 के थ्रू ट्रांजिशन शो करता है तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। अगर केस 2 के थ्रू इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांजिशन शो करता है तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन केस 3 के रेस्पेक्ट में ट्रांजिशन शो करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। 6 आंसर नहीं है, 6 आंसर नहीं है। 6 तो फिर क्वेश्चन आएगा कि सर ये फिर 6 आंसर कब होगा, 6 आंसर कब होगा, जब आपको एटॉमिक गैस गिवन हो, जब आपके पास क्या हो, एटॉमिक गैस गिवन हो।
अगर एटॉमिक गैस गिवन है या फिर आपके एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम गिवन है, हमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम गिवन है, तब उस केस में ये 6 पॉसिबल है। पर अगर आपको एक ही हाइड्रोजन एटम गिवन है तो एक हाइड्रोजन एटम इन तीनों केस में से किसी एक केस को ही फॉलो करेगा n इज इक्वल टू 1 में आने के लिए, सब केस को फॉलो नहीं कर सकता एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ठीक है, चलो अब मुझे तुमको एक और चीज समझानी है, वो चीज मैं समझाता हूं तुम्हें। हाँ मैं तुम्हें वो चीज समझाता हूं। यहाँ पे यहाँ देखो, मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n हायर से n लोअर में होता है तो नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें मिलेंगी, नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस हमें जो मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी हमें, n हायर माइनस n लोअर इंटू n हायर माइनस n लोअर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपको क्या है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, क्यों ना आप कुछ ऐसा करो, आपको जो अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 4 से 1 में कराऊंगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिलेंगी, 6 मिलेंगी। आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके देखो कि समझ में आ गया। अब जो आपको 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिली है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस कौन कौन सी सीरीज को फॉलो या कौन कौन सी सीरीज को बिलोंग करेंगी, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन corresponding to a particular series, corresponding to a particular series की number of spectral line corresponding to a particular series। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n हायर माइनस n लोअर ऑफ सीरीज। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन जब n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आएगा तो बताओ कितनी यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब वो आपसे पूछता है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें लाइमन सीरीज की मिलेंगी, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें बार्मर सीरीज की मिलेंगी और कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हमें पाश्चन सीरीज की मिलेगी। ठीक है, अब हमें समझ में आता है इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में हो रहा है, ये हमें समझ में आता है। और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि n हायर की वैल्यू बेटा कितनी है, 4। तो हमें जो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिली हैं उन 6 स्पेक्ट्रल लाइंस में से कितनी लाइंस लाइमन सीरीज में है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन belong to Lyman series, number of spectral line belong to Lyman series। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, n हायर माइनस n लोअर ऑफ सीरीज, सीरीज कौन सी है, लाइमन। तो यहाँ पे लाइमन नाम लिख दो, यहाँ पे आप क्या करो, लाइमन का नाम लिख दो, n लोअर ऑफ लाइमन। अब देखो n हायर की वैल्यू बेटा कितनी है, 4, और लाइमन के लिए n लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपको कितनी लाइंस आपको लाइमन में मिलेंगी, 3 मिलेंगी। 3 लाइंस हमें किसमें मिलेंगी, लाइमन सीरीज की। अगर हम देखें बार्मर में हमें कितनी मिलेंगी, तो बार्मर में बेटा हमें मिलेंगी कितनी, तो बार्मर में हमें कितनी मिलेंगी बेटा, n हायर माइनस n लोअर ऑफ बार्मर। बार्मर सीरीज के लिए n लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो बार्मर में हमें कितनी लाइंस मिलेंगी, 2 मिलेंगी। 2 लाइन हमें कितनी मिलेंगी, किसमें मिलेंगी, बार्मर में मिलेंगी। और अगर हम बात करें बेटा किसकी, लाइमन बार्मर पाश्चन, अगर मैं पाश्चन की बात करूंगा तो पाश्चन सीरीज की कितनी लाइन मिलेंगी हमें, पाश्चन सीरीज की हमें मिलेंगी n हायर की वैल्यू 4 माइनस n लोअर ऑफ पाश्चन। तो पाश्चन का n लोअर कितना होता है, 3। तो 1 लाइन हमें किसमें मिलेगी, पाश्चन की। मतलब आपको जो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी, उसमें से 3 लाइन जो है वो बिलोंग करेंगी लाइमन से, 2 लाइंस हमारी बिलोंग करेंगी बार्मर को, और 1 लाइन हमारी बिलोंग करेगी पाश्चन को। आई थिंक ये आपको समझ में आया, नहीं आया तो मैं अभी डायग्राम से समझाता हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो बेटा यही आने का। देखो
दिस इज n इज इक्वल टू 4, दिस इज n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। और नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन मैं बना देता हूँ, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन जो भी है मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। क्या तो डायरेक्ट 4 से 1 में आ जाए, या 4 से आ जाए वो 3 में, 3 से डायरेक्ट आ जाए वो 2 में, और 2 से वो डायरेक्ट आ जाए किसमें, 1 में, या फिर 4 से आ जाए वो 2 में। ठीक है, ये 6 यूनिक बना रहा हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, 6 यूनिक आ गए। इसके अलावा देखो नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3, ठीक है 3, ये आ गया हमारे पास 4, ये आ गया 5, तो ये आ गया हमारे पास 6। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मैंने आपको दिखा दी। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस, तो नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास कितनी हो गई बेटा, 6 हो गई। अब देखो आप यहाँ देखो, आपको बड़ी केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसकी, 1 की, तो 1 में क्या हो रहा है, 1 स्पेक्ट्रल लाइंस कब मिल रही है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, थोड़ा इनको अरेंज कर देता हूं। कैसे अरेंज करता हूं, इसी चीज को देखो, मैं कुछ अरेंज करके दिखाता हूं आपको। तो मैं अरेंज क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले अपना 6 वाली लाइन बनाई। ओके, एक बार रुकिए, यहाँ पे एक करेक्शन करना पड़ेगा। 6 वाली लाइन और 4 वाली लाइन तो बेटा कॉमन हो गई है। ये वाली जो लाइन आएगी, ये वाली लाइन हमारी 3 से आएगी। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक पकड़ भी ली होगी। यही होता है, आप जब केयरफुली पढ़ते हो ना, तो चीजें आपको समझ में आती है कि कहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, कुछ लाइंस बना रहे हैं, तो आपको भी बताते हैं। छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे। अरे इसको मैं ऐसे ही बढ़ा देता हूँ आगे, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ मैं इसमें। चल, देखो बेटा, अब मैं यहाँ नंबरिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, 6 नंबर वाले को 6 नंबर नहीं, 4 नंबर वाले को मैंने यहाँ पे बना दिया। ये आ गया 4 नंबर। 6 नंबर वाली लाइन मैंने यहाँ पे बनाई 6 नंबर, और 1 नंबर वाली लाइन मेरी ये हो गई। तो आप यहाँ देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इस पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखो जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इन सब में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है एक हाई एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 1 में। तो आप इस सीरीज को क्या बोल सकते हो, इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अपनी लाइमन सीरीज। तो हमें साफ साफ दिख रहा है हमारी लाइमन सीरीज में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं। तो हमारी लाइमन सीरीज में कितनी बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, 3। दिख रहा है ना हमें कौन कौन सी आ रही है, 2 4 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है। आगे देखो, तो ये मैंने बनाया है 3 नंबर की, और ये मैंने बनाई है 5 नंबर की। अगर आप इसको केयरफुली देखोगे, तो ये बेसिकली क्या है, आपने क्या करा है, कुछ वेवलेंथ का ग्रुप बना दिया, जिनको आप बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज का लॉजिक क्या होता है, जब भी एनर्जी का ट्रांजिशन करोगे एक हाई एनर्जी लेवल से, तो लो एनर्जी लेवल को फिक्स कर दोगे। तो ये देखो आप, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 5 में जो एन लोअर है, उस एन लोअर की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है हमारे पास, बार्मर सीरीज। और बार्मर सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 2 होती है। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिल दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है। ठीक है, अब अगेन देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक स्पेक्ट्रल लाइंस जिसका नंबर क्या होगा, जिसका नंबर होगा 2। 2 नंबर की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, वो एक हाई एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 3 में आ रही है। हाई एनर्जी लेवल से अगर मैं यहाँ नंबर लिख दूं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर की स्पेक्ट्रल लाइंस है, वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज को बिलोंग कर रहा है, पाश्चन को। किसको बिलोंग कर रहा है, पाश्चन को। और पाश्चन के लिए
पार्शियल सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। और कितनी लाइंस आ रही है बेटा, एक लाइंस आ रही है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया मैंने क्या बोला आपको, यहाँ देखो, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर सीरीज, मतलब आपको जो यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, इन यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस में से कौन कितनी लाइनें लाइमन को बिलोंग करती हैं, कितनी लाइनें पार्शियल को बिलोंग करती हैं, कितनी लाइनें बार्मर को बिलोंग करती हैं, ये आपको बताना था, है ना। ठीक है, तो हमने देखा हमें जो 6 लाइंस मिली, उन 6 में से 3 लाइंस लाइमन को बिलोंग करती हैं, 2 पार्शियल को करती हैं और एक सॉरी 2 बार्मर को करती है और एक हमारी पार्शियल को करती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले को जरा थोड़ा ध्यान से देखो। फॉर्मूला है, अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइंस करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर सीरीज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एन हायर में से एन लोअर ऑफ सीरीज को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एन हायर में से एन लोअर ऑफ सीरीज को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन क्या देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 5 n इजिकल टू 5 से n इजिकल टू 1 में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो n इजिकल टू 5 से n इजिकल टू 1 में हो रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, n हायर माइनस n लोअर इंटू एन हायर माइनस एन लोअर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो कितनी लाइंस मिली हमें, 10 लाइंस मिली हैं। अब इन 10 लाइंस में से अगर हम लाइमन की बात करेंगे तो लाइमन सीरीज से कितनी लाइन बिलोंग करेंगी, आपको क्या करना है, एन हायर में से एन लोअर ऑफ लाइमन माइनस करना है। तो एन हायर की वैल्यू बेटा कितनी है, 5, और लाइमन के लिए एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इन 10 में से 4 लाइनें ऐसी हैं जो लाइमन सीरीज में आएंगी। अगर हम बार्मर की बात करेंगे तो बार्मर के लिए कितनी लाइंस आएंगी, एन हायर माइनस एन लोअर ऑफ बार्मर। ठीक है, तो बार्मर के लिए एन लोअर की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 2 होती है। तो 3 लाइनें किसमें आएंगी, बार्मर में। अगर हम बात करते हैं पार्शियल की, तो पार्शियल के लिए हमें पता है एन हायर माइनस एन लोअर ऑफ पार्शियल। तो पार्शियल के लिए जो एन लोअर होता है वो एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट के लिए अगर हम निकालें कितनी लाइंस हमारी, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी ब्रैकेट सीरीज को बिलोंग करेंगी, सो एन हायर माइनस एन लोअर ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, और एन लोअर ऑफ ब्रैकेट कितना होता है, 4 होता है। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको 10 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, उन 10 में से आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन करा है 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो 4 किससे बिलोंग कर रही है, लाइमन से। अगर मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 किससे बिलोंग कर रही है, बार्मर से। अगर मैं बात करता हूँ 2 की, 2 किससे बिलोंग कर रही है, पार्शियल से। और अगर मैं बात करता हूँ 1 की, तो 1 लाइन ऐसी है जो कि हमारी ब्रैकेट सीरीज से क्या करेगी बेटा, ब्रैकेट सीरीज से बिलोंग करेगी। तो 10 लाइन में से 4 लाइनें लाइमन सीरीज से बिलोंग करती हैं। 10 स्पेक्ट्रल लाइंस में से 3 स्पेक्ट्रल लाइंस बार्मर सीरीज से बिलोंग करती हैं। 10 स्पेक्ट्रल लाइंस में से 2 स्पेक्ट्रल लाइन हमारी पार्शियल सीरीज से बिलोंग करती हैं। और 10 स्पेक्ट्रल लाइन में से 1 स्पेक्ट्रल लाइन ऐसी है जो ब्रैकेट सीरीज से बिलोंग करती है। ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो अब हम फटाफट करेंगे अपने क्वेश्चन। तो आज हमें अपने क्या करने हैं बेटा, क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद हम ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल करेंगे और आज का फिर बोहर मॉडल खत्म। देखो क्वेश्चन आपको रीड करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व when the electron present in second excited state of H atom। आपको क्या गिवन है बेटा, H एटम गिवन है। H एटम का मतलब आपको क्या गिवन है, आपको सिंगल H एटम गिवन है। अगर सिंगल H एटम गिवन है तो सिंगल H एटम के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाती है, n की वैल्यू हो जाती है 3। और इलेक्ट्रॉन आ कहां पे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1।
तो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा हमारे लिए, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो मैं यहाँ बना देता हूं, ये हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, कोई बच्चे क्या करेंगे ना, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे अपना, वो क्या करेंगे फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे। अरे हमने तो स्पेक्ट्रल लाइन का एक फॉर्मूला पढ़ा है, और वो फॉर्मूला क्या है, n हायर माइनस n लोअर इंटू n हायर माइनस n लोअर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और वैल्यू पुट करेंगे 3 आएगा, 3 देखते ही खुश हो जाएंगे, अरे वाह भाई वाह ऑप्शन ए हमारा मैच हो गया। और ये क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया। क्वेश्चन में उसने साफ साफ गिवन है एच एटम, एच एटम का मतलब सिंगल एच एटम, सिंगल एच एटम का मतलब इस सिंगल एच एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब n इज इक्वल टू 3 में है। अब वो आ कहाँ पे रहा है, वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो वो कैसे आ सकता है बेटा, वो n इज इक्वल टू 3 से डायरेक्ट n इज इक्वल टू 1 में आ सकता है, वो n इज इक्वल टू 3 से हो सकता है n इज इक्वल टू 2 में आए, और n इज इक्वल टू 2 से फिर n इज इक्वल टू 1 में आए। तो होगा क्या बेटा, दिस इज द केस नंबर 1 और दिस इज द केस नंबर 2। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या तो केस नंबर 1 की तरह होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन केस नंबर 2 की तरह हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन केस नंबर 1 को फॉलो करेगा तो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में डायरेक्ट आ जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में डायरेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब हमें सिर्फ यहाँ देखो, अगर मैं केस की बात करता हूँ, केस नंबर 1 की बात करूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी, ओनली वन स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी, ओनली वन स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन, हमें सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रल लाइन बेटा मिलने वाली है। पर अगर मैं केस 2 को फॉलो करता हूं तो केस 2 में क्या होगा, पहले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में आएगा, और फिर n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन केस नंबर 2 को फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, केस नंबर 2 को, तो उस केस में हमें ओनली 2 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, 2 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन। क्या तो बेटा हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी या फिर हमें 2 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी इज द राइट आंसर। सी राइट आंसर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है केस नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। बी इज ऑल्सो अ राइट ऑप्शन, बी क्यों राइट आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज केस नंबर 2 को फॉलो कर रहा है, तो केस नंबर 2 को फॉलो करने का मतलब n इज इक्वल टू 3 से पहले वो n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, और फिर n इज इक्वल टू 2 से वो n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। दोनों केस में से सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, इसलिए 1 और 2 इज द राइट आंसर। तो जल्दबाजी में दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए हम लोग के साथ। पूरे साल हमने इतनी अच्छी से प्रिपरेशन की है, अपने एग्जाम के लिए इतना बिल्कुल डिटरमिन होकर हमने तैयारी की है, और जब हमारे पास पढ़ा है टॉपिक में से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया तो हम वो गलत कर आए, ठीक है। तो ध्यान देना क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच एटम, अगर इसी क्वेश्चन में वो यहाँ लिख देता एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच एटम्स, तब हमारा आंसर क्या हो जाता, तब हमारा आंसर हो जाता ऑल। एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच एटम्स का मतलब तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर है आपको। चल हाँ, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस। तो बेटा वेवलेंथ का फॉर्मूला तो हमने आपको बताया क्या है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन एन हायर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन लो, सॉरी 1 अपॉन एन लोअर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन हायर का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। क्योंकि हमें हीलियम प्लस गिवन है तो हीलियम प्लस के लिए हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। अब पूरा का पूरा खेल आपका क्या है, आप एन लोअर और एन हायर को समझो, ठीक है। अब यहाँ देखो सबसे पहले आपको जो सीरीज गिवन है वो सीरीज कौन सी गिवन है, सीरीज हमें लाइमन गिवन है, और लाइमन सीरीज के लिए हमको पता है कि एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है, एन लोअर की वैल्यू होती है 1। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन। तो लाइमन की अगर हम बात करते हैं तो लाइमन के लिए जो सेकंड लाइन होती है, ठीक है, पहले तो मैं फॉर्मूले से बताता हूँ। दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमने आपको बोला था सेकंड लाइन, सेकंड लाइन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, बीटा लाइन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, बीटा लाइन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, बीटा लाइन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन nl प्लस 2 से nl में होता है, किसके लिए, लाइमन के लिए। लाइमन या किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए ले लो, ये तो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है। अगर सेकंड लाइन की बात करेंगे तो nl प्लस 2 से nl में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा।
अब लाइमन सीरीज गिवन है, तो लाइमन सीरीज के लिए एनएल की वैल्यू कितनी गिवन है 1, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ होगा बेटा 3 से लेके 1 में होगा। और हमें समझ में भी आ रहा है अगर 2 से इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आएगा तो इसको हम बोलते हैं अपनी फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन को बेटा क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन। ओके, और ये हमारे पास कौन सी लाइन आ गई बेटा, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में जो आता है इसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन, और सेकेंड लाइन का दूसरा नाम क्या होता है, बीटा लाइन। इस तरीके से बेटा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा, क्या डिलीट करूं, डायग्राम डिलीट कर देता हूं। देखो, तो आपको क्या गिवन था, हमें गिवन था 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, 1 अपॉन एन लोअर का स्क्वायर माने 1 माइनस 1 अपॉन एन हायर का स्क्वायर, तो हायर कितना हो गया बेटा 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ओके, इंटू जेड स्क्वायर मतलब 4। तो आप जब इसका एलसीएम लोगे तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 8 बाई 9 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 32 बाई 9 आर एच। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 9 बाई 32 इंटू 1 बाई आर एच। तो मैंने बोला है आपको डायरेक्ट 1 बाई आर एच की वैल्यू को पुट कर देना है, तो डायरेक्ट 1 बाई आर एच की वैल्यू को पुट कितना करोगे, 912 एंगस्ट्रॉम। तो आपका ध्यान रखना जो वेवलेंथ आएगा वो वेवलेंथ हमारा 9 एंगस्ट्रॉम में आएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी दैट लैम्डा इज इक्वल टू 256.5 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेन चीज है वो मेन चीज ये है, सबसे पहले सीरीज देखते ही समझ जाओ एन लोअर की वैल्यू क्या होगी, और फिर जो सेकंड लाइन हो, अल्फा लाइन हो, बीटा लाइन हो, गामा लाइन हो, कुछ भी गिवन हो, या फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो गिवन हो, या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ गिवन हो, समझ में आना चाहिए कि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है। हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो किन एनर्जी शेल के बीच में हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम प्लस एटम इन बार्मर सीरीज। तो बेसिकली क्या, हीलियम प्लस एटम आपको गिवन है, ठीक है, और इसका जो द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम प्लस एटम इन बार्मर सीरीज इज एक्स। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूं हीलियम प्लस एटम के लिए जो सीरीज गिवन है वो सीरीज कौन सी गिवन है, बार्मर सीरीज गिवन है। और बार्मर सीरीज के लिए आपको पता है, हमें तो वैसे जनरली पता है कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होती है बेटा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है लास्ट लाइन। और लास्ट लाइन हम कैसे निकालते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होगा, इंफिनिटी टू एन लोअर। ठीक है, और बार्मर सीरीज हमें गिवन है, तो बार्मर सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू बेटा कितनी होती है, बार्मर सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू होती है 2। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इंफिनिटी से 2 में हो रहा है, मतलब n इज इक्वल टू इंफिनिटी से n इज इक्वल टू 2 में हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम प्लस एटम इन बार्मर सीरीज इज x। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 बाई एन लोअर का स्क्वायर, तो एन लोअर का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 बाई एन हायर का स्क्वायर मींस इंफिनिटी इनटू जेड। हीलियम है, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो दैट इज इक्वल टू आर एच, दैट इज इक्वल टू आर एच 1 बाई 4 इंटू 4, 4 से 4 बेटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें हमारे पास आ गया 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच। और आपको बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम आपको गिवन है, कितनी गिवन है, एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू जो है, लैम्डा यहाँ से क्या निकलेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई आर एच, और लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपसे पूछा था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज Li+2 के लिए। अब आपको मैं कलर चेंज करता हूँ, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बच्चों वाले। तो लिथियम प्लस 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो लिथियम प्लस 2 का जो एटम है वो कौन सी सीरीज को बिलोंग कर रहा है, वो हमारा पार्शियल सीरीज को बिलोंग कर रहा है। और अगर मैं पार्शियल सीरीज की बात करूंगा तो पार्शियल सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। दूसरा, हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम पार्शियल सीरीज की बेटा कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं।
हम पार्शियल सीरीज की बेटा कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन Nl+1 से Nl में होगा। तो Nl की वैल्यू पार्शियल के लिए कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो 4 से 3 में होगा। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, 4 से 3 में हो रहा है। तो अब आपको क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ=RH। अब RH की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/x। RH की वैल्यू हम यहाँ देख सकते हो, RH की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/x। तो मैंने RH की वैल्यू पुट कर दी, इंटू 1/n लोअर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 और माइनस 1/n हायर का स्क्वायर। तो n हायर की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये आ जाएगा स्क्वायर का मतलब 16 इंटू जेड स्क्वायर। तो लिथियम के लिए बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का, 3, दैट इज इक्वल टू 9। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये एक बार मैं बता देता हूँ। सिक्सटीन एक्स अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 16x/7, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो हमें याद क्या रखना है, फिर से देखो की पॉइंट्स क्या है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, बार्मर सीरीज देखना था। तो बार्मर सीरीज देखते ही आपको एन लोअर की वैल्यू 2 पता चल गई। फिर आपने देखा शॉर्टेज वेवलेंथ की बात चल रही है, शॉर्टेज वेवलेंथ का मतलब लास्ट लाइन की बात चल रहा है, और लास्ट लाइन का मतलब है अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा इन्फिनिटी से एनएल में। तो इन्फिनिटी से एनएल लिखने का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है इन्फिनिटी से 2 में। तो यहाँ से हमें क्या मिला, आपको जो शॉर्टेज वेवलेंथ थी उसकी वैल्यू गिवन थी x, तो यहाँ से आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/x। अब आपको क्वेश्चन में गिवन था पार्शियल सीरीज, पार्शियल सीरीज देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि NL इज इक्वल टू बेटा कितना होगा, 3 होगा। आपसे क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके करस्पॉन्डिंग होती है, फर्स्ट लाइन की करस्पॉन्डिंग होती है। और फर्स्ट लाइन में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो Nl+1 से Nl में होता है। इसका मतलब पार्शियल के लिए Nl की वैल्यू 3 है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से होगा, 4 से 3 में होगा। बाकी वैल्यू पुट करी और आंसर हमारा आ गया। तो ये सब जो पढ़ाना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है। क्यों, क्योंकि ये चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि इन सीरीज के लिए आपको एन लोअर की वैल्यू पता हो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पता हो, फर्स्ट लाइन, अल्फा लाइन, सेकंड लाइन, बीटा लाइन, लास्ट लाइन, सीरीज लिमिट, ये सब टर्म्स आपको पता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम प्लस इन पार्शियल सीरीज इज m। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो आपको एलिमेंट क्या गिवन है, हीलियम प्लस। सीरीज कौन सी गिवन है, हमें पार्शियल सीरीज गिवन है। तो पार्शियल सीरीज देखते ही हमें क्या लिख लेना है, हमको एन लोअर की वैल्यू लिख लेनी है। कितनी होगी, एन लोअर की वैल्यू 3 होगी। अभी आपको क्या गिवन है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ गिवन है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है बेटा, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है। कितनी गिवन है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू m आपको गिवन है। अब जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है ये आपको समझ में आना चाहिए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमारी फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग होती है। मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज जो होगी वही हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। पार्शियल सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी उसी की वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी। अब फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो Nl+1 से Nl में होगा। अब पार्शियल के लिए Nl की वैल्यू कितनी है, 3, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो 4 से लेके 3 में हो रहा है। देखो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब आपको क्या गिवन है, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू एन लोअर का स्क्वायर मीन्स 1/9 माइनस एन हायर का स्क्वायर। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी कराया था मैंने, इंटू जेड स्क्वायर। तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हो बेटा, लैम्डा की वैल्यू m पुट कर दो। तो 1/m इज इक्वल टू RH। इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं हम। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये 1/9 माइनस 1/16। 7/36 लिख देता हूं मैं इसको, 7/36। ओके, तो यहां से RH की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, RH की वैल्यू हो जाएगी 36/7m। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन में उसने आपको क्या बोला, कलर चेंज कर रहा हूं,
आपको शॉर्टेज वेवलेंथ निकालनी है बेरिलियम +3 के लिए। तो बेरिलियम आपको गिवन है, तो एटॉमिक नंबर बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और बेरिलियम +3 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सीरीज को बिलोंग कर रहा है, वो पार्शियन को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है, वो पार्शियन सीरीज को बिलोंग कर रहा है। और हमें पार्शियन सीरीज का मतलब क्या हो गया, पार्शियल सीरीज का मतलब हो गया एन लोअर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, शॉर्टेज वेवलेंथ पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो शॉर्टेज वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, अब वो आपसे पूछ रहा है शॉर्टेज वेवलेंथ जो होती है लास्ट लाइन की करस्पॉन्डिंग होती है। और लास्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इंफिनिटी टू एनएल होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो होगा इंफिनिटी से एनएल की वैल्यू कितनी है हमारे लिए 3, तो इंफिनिटी टू 3 होगा। तो यहाँ से 1/लैम्डा का फॉर्मूला लगा दो, आर एच इंटू 1/एनएल का होल स्क्वायर, तो 1/9 माइनस 1/इंफिनिटी इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 16/9। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 9/16 इंटू 1/RH। ओके, ठीक है, 1/RH। तो कोई भी बच्चा RH की वैल्यू यहाँ पे पुट मत कर देना 912, ठीक है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, हमसे क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ एम पूछा है, देख सकते हो। हमसे जो क्वेश्चन पूछा है इन द टर्म्स ऑफ एम पूछा है, तो हमें इन द टर्म्स ऑफ एम ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9/16 इंटू 1/RH। तो 1/RH की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7m/36, 7m/36, ठीक है। ये आ जाएगा 9 4 टाइम कैंसिल करेगा, 9 4 जो 36। तो ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 7m डिवाइडेड बाय 16 4 जा 64, ठीक है। दैट इज योर आंसर। तो आंसर कितना आ रहा है, व्हाट इज द आंसर, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 7/64 इंटू एम। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। अगेन मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान क्या रखना है, पार्शियल सीरीज एंड लोअर की वैल्यू 3। ध्यान क्या रखना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट लाइन की बात हो रही है। फर्स्ट लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन Nl+1 से Nl में होगा। फिर आपको क्या गिवन है बेटा, फिर आपसे जो पूछा गया, आपसे शॉर्टेज वेवलेंथ पूछी गई है। तो शॉर्टेज वेवलेंथ क्या होती है, करस्पॉन्डिंग टू लास्ट लाइन होती है। और लास्ट लाइन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इंफिनिटी टू Nl होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो क्वेश्चन देखो, क्योंकि बच्चों वाले क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू द अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज in H atom to the beta line of Balmer series in He plus atom, ठीक है। आपसे वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले पूछा है, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम सबसे पहले वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा, कैलकुलेट वेवलेंथ, कैलकुलेट वेवलेंथ, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो बेटा देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। लाइमन सीरीज आपको गिवन है, तो एनएल की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 1 हो गई। अल्फा लाइन, अल्फा लाइन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लाइन होता है। और फर्स्ट लाइन में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो कहां से कहां होता है, Nl+1 से Nl में होता है। तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो कहां से कहां होगा, 2 to 1 होगा। तो वेवलेंथ निकाल लो। तो वेवलेंथ को यहाँ पे मैं, इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू 1/n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब आपको हाइड्रोजन एटम गिवन है, आपको कौन सा एटम गिवन है बेटा, H एटम गिवन है। ये आपको कौन सा एटम गिवन है, H एटम गिवन है। तो H एटम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो पुट कर दो। तो यहाँ पे 1/लैम्डा ऑफ H इज इक्वल टू RH इंटू 1/n लोअर का स्क्वायर, n लोअर की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 माइनस 1/n हायर का स्क्वायर 4 इंटू 1। तो यहाँ से 1/लैम्डा H इज इक्वल टू आ गया हमारे पास RH इंटू 3/4, कितना आ गया, 3/4। तो यहाँ पे लैम्डा H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4/3 इंटू 1/RH। आई थिंक ये क्लियर हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या पूछा है, आपको वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। कौन सी वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, the wavelength of photon corresponding to the alpha line of Lyman series, alpha line of Lyman series। तो alpha line of Lyman series की जो वेवलेंथ है H एटम की, वो कितनी आ गई हमारे पास, 4/3 इंटू 1/RH, ठीक है। अब हमें वेवलेंथ निकालनी है, किसकी वेवलेंथ निकालनी है, बीटा लाइन ऑफ बार्मा सीरीज इन He प्लस।
तो अब यहाँ देखो आपके पास जो एलिमेंट है, कलर चेंज कर देते हैं हम, हमारे पास जो एलिमेंट है, अब हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट हमारे पास है He प्लस का। इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई। ठीक है, अब जो आपको सीरीज है वो सीरीज कौन सी गिवन है, बार्मा सीरीज गिवन है। तो जैसी बार्मा सीरीज गिवन है तो एन लोअर की वैल्यू आपको याद रहेगी, एन लोअर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब बेसिकली हमें जो वेवलेंथ निकालनी है वो बीटा लाइन की निकालनी है। तो बीटा लाइन का मतलब होता है सेकंड लाइन, और बीटा लाइन में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है वो कैसे होती है, एन लोअर प्लस 2 से एन लोअर में होगी। ठीक है, तो इसका मतलब बीटा लाइन में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कितनी होगी, क्योंकि बार्मा सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 4 से लेके 2 में होगा। तो अगर हम 1 बाई लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस निकालें तो दैट इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 अपॉन एन लोअर का स्क्वायर, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 1/4 माइनस 1/16 इंटू जेड स्क्वायर, और जेड की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर 4। तो आप इसे सॉल्व करोगे बेटा तो 1 अपॉन लैम्डा एच ई प्लस इज इक्वल टू आर एच, और जब ये सॉल्व करोगे 16 तो यहाँ पे आ जाएगा 3/16 इंटू 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा लैम्डा एच ई प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 इंटू 1/RH। तो आप देख सकते हो बेटा हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है, यहाँ ले लेते हैं हम, एक काम करते हैं यहीं पे सॉल्व करा देते हैं। हमें बेटा क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था लैम्डा ऑफ एच डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ एच ई प्लस। तो लैम्डा ऑफ एच की वैल्यू कितनी आई, 4/3 इंटू 1/RH, और लैम्डा ऑफ एच ई प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है, 4/3 इंटू 1/RH। तो ये सब वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल, दैट इज 1/1। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, रेशियो कितना होगा, 1/1 का होगा। अगेन ध्यान क्या रखना है वो सब मैंने आपको बता दिया, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हम करते हैं आज का लास्ट थ्योरी वाला न्यूमेरिकल वाला पार्ट। इसके बाद हमें एक थ्योरी पढ़नी है 10 मिनट की, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, और बोहर एटॉमिक मॉडल को कर देंगे ढाई ढाई। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन विच मे बी इमिटेड इन ब्रैकेट सीरीज इन एच एटम इफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो ध्यान दो, इफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। अब आपके पास क्या होगा, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो अब आपका ये वाला जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, एन हायर माइनस एन लोअर इंटू एन हायर माइनस एन लोअर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, अब ये फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, वैलिड हो गया, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा गिवन है। जब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा गिवन होता है तो ये फॉर्मूला क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, चलो तो आपसे पूछा है द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन विच मे बी इमिटेड इन द ब्रैकेट सीरीज इन एच एटम इफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9th एक्साइटेड लेवल रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। तो अब सबसे पहले देखो, अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट हमें कौन सी गिवन है, हमें एक्साइटेड स्टेट गिवन है 9th, और इलेक्ट्रॉन 9th एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया एन हायर, एन हायर की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 10। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 को क्या बोलते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब n इज इक्वल टू 10 को क्या बोलेंगे, 9th एक्साइटेड स्टेट। n की वैल्यू मिल गई, n हायर की वैल्यू। अब इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है n हायर से n लोअर में हो रहा है, हो कहाँ रहा है बेटा, ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n लोअर की वैल्यू बेटा कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, अब आपसे जो सीरीज पूछी है वो सीरीज कौन सी है, वो सीरीज हमें गिवन है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए, इस ब्रैकेट सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू क्या होगी, लाइमन बार्मर पार्शियल ब्रैकेट, एन लोअर की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस इस ब्रैकेट सीरीज को से बिलोंग करेंगी जब इलेक्ट्रॉन हमारा 9th एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। मतलब जब हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 10 से n इज इक्वल टू 1 में आएगा, उस समय जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस, उन यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस में से कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी ब्रैकेट सीरीज को फॉलो करती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, the number of spectral lines belong to bracket series, belong to bracket series is equal to, फॉर्मूले पे आ जाओ, n हायर माइनस n लोअर ऑफ सीरीज। ठीक है,
तो एन हायर की वैल्यू बेटा कितनी है 10, ब्रैकेट सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 6, तो 6 इज योर राइट आंसर। देखो छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है। अभी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर अब आपने कैसे मान लिया, अब भी तो आप ये बोलोगे क्या तो इलेक्ट्रॉन 9 से डायरेक्ट 1 में आ सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है 9 से 8 में आए, 8 से 7 में आए, 7 से 6 में आए, किसी में भी आए बेटा, हमें डजेंट मैटर। हमने क्या करना था, हमने ये देखना था हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है कि नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे एक से ज्यादा है तो जितने भी पॉसिबल केसेस सब पॉसिबल है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम बोहर एटॉमिक मॉडल के आज के लास्ट टॉपिक पे, और बोहर एटॉमिक मॉडल यहाँ पे आज मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। बहुत आई थिंक 4 या 5 क्लास से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर नंबर 10 मैंने निकाला, 11 निकाला, और इवन 9th भी मैंने शायद बोहर एटॉमिक मॉडल ही पढ़ाया है, तो मैंने बहुत लेक्चर इस पर पढ़ा दिए हैं आपको, ठीक है। तो आज मैं बोहर मॉडल को एंड कर रहा हूँ। बोहर मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जिस बच्चे को भी बोहर एटॉमिक मॉडल में प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज इसको अपने नोट्स बना लो। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका नहीं हो, विश्वास करना मुझ पर, ठीक है। बिल्कुल इतना डिटेल से मैं पढ़ा सकता था उतना डिटेल से मैंने पढ़ाया, अपना 100% मैंने इसमें डाला है। तो मेरे पे विश्वास करो, एक बार अपने नोट्स बनाओ और एक बार क्या करो, बस पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। अगर तुमसे पीवाईक्यू सॉल्व ना हो तो तुम कमेंट सेक्शन में देना कि सर इन नोट से पढ़ के हमसे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है, ना मेंस के, ना एडवांस के, ना नीट के। 11th 12th की तो मैं बात ही नहीं कर रहा बेटा, बोर्ड एग्जाम की, मैं तो नीट मेंस एडवांस की बात कर रहा हूँ। चलो पढ़ते हैं हम बोहर एटॉमिक मॉडल। देखो ऐसा पढ़ाते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक कि आपको अभी याद हो जाएगा। सबसे पहले देखो बोहर एटॉमिक मॉडल किसके लिए वैलिड था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए। इसका मतलब हमारा जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो किसके लिए वैलिड था, यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। तो इसका मतलब यही बोहर मॉडल का क्या बन गया ड्रॉबैक, क्या कि बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोहर मॉडल जो एप्लीकेबल है एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। तो यही इसका क्या हो गया बेटा, इसका ड्रॉबैक। तो पहला ड्रॉबैक लिखेंगे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल is not applicable for मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब क्या हो गया बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब हो गया वो सब एलिमेंट और स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो वहां पे बोहर का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि बोहर ने पहले ही बोला था कि मेरा मॉडल तो भैया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए है, मेरा मॉडल तो मेरा मॉडल तो यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है। पर बोहर की यही चीज क्या हो गई, मॉडल की ड्रॉबैक, कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। अब दूसरी चीज देखो, बोहर ने अपने पोस्टुलेट में बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनको हम ऑर्बिट बोलेंगे या शेल बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन हमारे उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिन ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगी। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, ये बोहर का मैंने क्या लिखा बेटा, पोस्टुलेट्स लिखा है। ये बोहर मॉडल का पोस्टुलेट्स है, ये बोहर मॉडल का क्या है बेटा, पोस्टुलेट्स। पर बोहर ने इसका प्रूफ नहीं दिया, तो यहां लिख लो, बोहर डिड नॉट गिव एनी प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट। कि बोहर ने इस स्टेटमेंट को जो बोला कि हमारा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिस ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगी। पर बोहर ने ऐसा क्यों बोला, कैसे बोला, क्या सोच के बोला, बताया नहीं बताया। तो यही तो इसका ड्रॉबैक है। कैसे मान ले बोहर ने जो बोला सही है, बाद में जब आपको वेव और मैकेनिकल मॉडल पढ़ाऊंगा या फिर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा, कौन सी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो डी ब्रोई हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में ये चीज प्रूफ कर दूंगा मैं कि बोहर ने जो बोला था सही बोला था। पर बोहर इस चीज का प्रूफ नहीं दे पाए थे, इसलिए क्या हो गया, यही बोहर मॉडल का क्या हो गया बेटा, ड्रॉबैक हो गया। तीसरा देखो, बोहर का जो मॉडल था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल could not explain fine hydrogen atom, fine H स्पेक्ट्रम लिख लो, फाइन H स्पेक्ट्रम। अब बेटा देखो, बोहर के मॉडल का एक एप्लीकेशन था जिसमें बोहर ने बताया था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या था, इसको समझो, ये मैं समझाता हूं। बोहर ने ये बोला, बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था
कि जब आप एटॉमिक गैस को हीट करते हो तो वो एक्साइट होगी और फिर ईएमआर को इमिट करेगी। फिर जब आप इन रेडिएशन को फोटोग्राफिक प्लेट पे ट्रेस करोगे तो आपको वेरी फ्यू वेल डिफाइंड लाइंस मिलेंगी। तो मिल क्या रहा था, नॉर्मल स्पेक्ट्रम बेटा ऐसे मिल रहा था, एक लाइन मिली फिर गैप मिला, फिर लाइन मिली फिर गैप मिला, फिर लाइन मिली फिर गैप मिला। अगर मैं लिखना चाहूं तो बेटा ये क्या है हमारा, ये हमारा गैप है और ये क्या है हमारे पास, इनको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड लाइंस। तो बोहर इस चीज को तो समझा पाए, कैसे समझा पाए, स्पेक्ट्रल लाइन के कॉन्सेप्ट से। स्पेक्ट्रल लाइन का जो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, लाइन वन बार में पार्शियल ब्रैकेट फुल, ये तो उन्होंने समझा दिया। इसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल स्पेक्ट्रम। ये क्या हो गया, नॉर्मल स्पेक्ट्रम हो गया। अब हुआ क्या, जब हम एक हाई रेजोल्यूशन, हमने क्या करा, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज किया। हमने क्या यूज करा, मैं यहां लिख देता हूं, बाय यूजिंग हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, स्पेक्ट्रोस्कोप। एक बार चेक कर लेना बेटा, हो सकता गलत हो। तो जब हमने हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज किया तो हमको पता चला कि बेटा जो आपको एक सिंगल लाइन दिख रही थी, इस लाइन के अंदर भी क्या थी, बड़ी फाइन, मतलब बहुत फाइन स्पेस पे लाइंस थी। मतलब जो हमें एक सिंगल लाइन दिख रही थी दूर से, जब हमने उसे हाई रिजोल्यूशन लगा के देखा तो हमें क्या दिखी, हमें उस एक सिंगल लाइन के अंदर भी बड़ी फाइन स्पेस लाइन दिखी। तो यह क्या है, इनको हम बोलेंगे फाइन स्पेस्ड लाइंस इन अ सिंगल लाइन। तो इसी को हम बोलते हैं फाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर से समझो, बोहर के अकॉर्डिंग क्या था, ये एक लाइन थी, इसको देखो यहां दिख रहा है। तो बोहर ने बोला एक लाइन है, फिर एक गैप है, और फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये बोहर ने बोला। अब बीच में बेटा देखो, दोनों लाइन के बीच में आपको यहाँ पे गैप भी दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, गैप दिख रहा है दोनों लाइन के बीच में। अब कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई कि बोहर ने बोला ये एक फाइन, ये क्या है, ये एक वेल डिफाइंड लाइन है, ये क्या एक वेल डिफाइंड लाइन है, और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में है गैप। फिर जब हमने इस वेल डिफाइंड लाइन को हमने हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा तो इसके अंदर भी हमें क्या दिखी, इसके अंदर भी हमें फाइन, वेरी फाइन डिफाइंड लाइंस दिखी, वेरी फाइन स्पेस लाइंस दिखी। पर इसी को हमने बोला फाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो फाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो गई होगी, सर ने आपने क्या बोल दिया फटाफट, कुछ समझ में नहीं आया। तो रुको ना, सबर करो, रुको जरा, सबर करो, बता रहा हूं। देखो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास था एक नॉर्मल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हमें एक वेल डिफाइंड लाइन मिलती है, फिर हमें क्या मिलता है बेटा, फिर हमें मिलता है गैप। वेल डिफाइंड लाइन मिलती है और वेल डिफाइंड लाइन के बाद हमें क्या मिलता है, गैप। चलो सजा ही देते हैं इसको। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। देखो नॉर्मल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या था, ये मेरे पास क्या थी बेटा, इसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड लाइन। और फिर बीच में क्या मिला बेटा, बीच में हमें मिला गैप, ठीक है। और उस गैप के बाद हमें फिर से क्या मिली, वेल डिफाइंड लाइन। क्या मिली, वेल डिफाइंड लाइन। अब हुआ क्या, जब हमने यूज करा, क्या यूज करा हमने, हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप। जब हमने हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप यूज किया तो हमें बेटा क्या दिखा, हमें दिखा कि इन फाइन, जो हमें वेल डिफाइंड लाइंस थी, इनके अंदर भी बेटा क्या है, इनके भैया बन जा भाई, बन ही नहीं रहा, इस ही नहीं रहा आज मैं पढ़ा के घर जा पाऊं, छुट्टी करूं। तो बेटा यहाँ देखो, ये मुझे क्या दिख रही है, एक लाइन के अंदर जब हाई रेजोल्यूशन पे देखा गया तो उस एक लाइन के अंदर भी बहुत सारी फाइन स्पेस्ड लाइन थी। समझ में आ रहा है, जब हमने, जिसको हम एक लाइन मान रहे थे, जब हमने उसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा तो हमें क्या दिखी, वेरी फाइन स्पेस्ड लाइंस दिखी। और इन वेरी फाइन स्पेस लाइन को हमने बोला फाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और इस फाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोहर का मॉडल नहीं समझा पाया।
बोहर एटॉमिक मॉडल इनको नहीं समझा पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ड्रॉबैक लिखिए। कौन कितने ड्रॉबैक बता दिए मैंने आपको, 1 2 3। नेक्स्ट ड्रॉबैक है हमारे पास ड्रॉबैक नंबर 4। अब हुआ क्या, जो मुझे स्पेक्ट्रल लाइंस थी, मैं 4 और 5 को बेटा एक साथ बता रहा हूं। हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, वो स्पेक्ट्रल लाइंस पे जब हमने क्या लगाया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या अप्लाई करा स्पेक्ट्रल लाइंस में, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करा। और हमने स्पेक्ट्रल लाइंस पे बेटा क्या अप्लाई करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। क्या अप्लाई करा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी ये हमारी कैसी हो गई, स्प्लिट हो गई। स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी क्या हो गई, स्प्लिटेड हो गई। कैसी हो गई बेटा, स्प्लिटेड। शायद स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने स्प्लिटेड की, स्प्लिट, SPILTED, स्प्लिट हो गई। ठीक है, जब हमने स्पेक्ट्रल लाइंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तब भी हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, वो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो गई बेटा, स्प्लिट हो गई। तो बोहर का जो मॉडल था वो इसको नहीं समझा पाया। अब देखो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, कैसे देखो। When we apply the magnetic field, the spectral lines were splitted. This effect is known as Siemens effect. इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, Siemens effect। और बोहर का जो मॉडल था, बोहर मॉडल could not explain, समझ में आ रहा है? अपनी बेटा अपनी लैंग्वेज में लिख देना। एक बार मैं बोलता हूं, आप चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, when we apply the, लिखो मेरे साथ लिख लो, when we apply the magnetic field, the spectral lines were splitted. This splitted spectral lines in the magnetic field, this effect is known as Siemens effect। तो जीमेंस इफेक्ट क्या होता है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती हैं। ये मेरी स्पेक्ट्रल लाइंस थी, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। इस इफेक्ट को बोला हमने जीमेंस इफेक्ट, और बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दिस इफेक्ट। इसी तरीके से व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, spectral lines were splitted. This effect is known as Stark effect। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, Stark's effect। And Bohr could not explain। Bohr's model could not explain। देखो शॉर्टकट के चक्कर में मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। चलो मैं लिखवा देता हूं बेटा पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 को मैं लिखवा देता हूं। कैसे, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, in a magnetic field, spectral lines were splitted। I think मैंने split की spelling अब सही लिखी है, were splitted। This effect is known as Siemens effect। Bohr's model could not explain this effect। समझ में आ गया बेटा? अब मैं दूसरा जो पॉइंट नंबर 5 है उसको शॉर्ट में लिखवा दूं। कैसे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो लिखवा देता हूं, 2 लाइन की बात है, फिर कंफ्यूज हो जाओ। In a electric field, spectral lines were splitted। This effect is known as Stark's effect। And Bohr's model could not explain this। तो बेटा 5 ड्रॉबैक मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो। पहला ड्रॉबैक क्या है, बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम।
दूसरा ड्रॉबैक क्या है, बोहर ने बोला इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिन ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2 होगी, पर इसका कोई प्रूफ नहीं दिया। तीसरा ड्रॉबैक, बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या था, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उस पे जो लाइन मिल रही थी, जब हमने इस पे हाई रिजोल्यूशन लगा के देखा तो इसके अंदर भी क्या थी, क्लोजली पैक्ड लाइंस थी, जिसको हमने बोला फाइन स्पेक्ट्रम। बोहर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो रही थी, इसको हम बोलते हैं जीमन्स इफेक्ट। बोहर इसको नहीं समझा पाए। जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन थी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्प्लिट हो रही थी, इसको हम बोलते हैं स्टार्क्स इफेक्ट। बोहर इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, ये हम पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे कि बोहर कंसीडर ओनली द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर कंसीडर किया। और आगे जब दो हाइपोथेसिस हमारे पास आई, एक हाइपोथेसिस थी हमारे पास डी ब्रोगली या डी ब्रोई भी बोलते हैं इसको, डी ब्रोई हाइपोथेसिस और एक हाइपोथेसिस हमारे पास आई हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बेटा क्या हुआ, बाद में बोहर जो चल रहे थे, बोहर ये मान के चल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के पास एक पार्टिकल नेचर होता है। फिर क्या हुआ, लेटर ऑन मतलब बाद में क्या हुआ, दो थीसिस आई, जिसमें एक थीसिस का नाम है डी ब्रोई हाइपोथेसिस और दूसरी थीसिस का नाम है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इन दोनों थीसिस के बाद ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है, एक लाइटेस्ट फास्ट मूविंग माइक्रो पार्टिकल है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन के कैसा एक माइक्रो पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा है बेटा, एक कंसीडरेबल वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, कंसीडरेबल वेव नेचर। और बोहर क्या लेके चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को। तो ये बाद में पता चलेगा कि बोहर का मॉडल और बाद में क्यों फेल हुआ। तो बेटा यहाँ पे हमारा बोहर मॉडल क्या होता है, कंप्लीट। आज 2 मिनट मुझे और दे दो, मैंने आज आपका बहुत टाइम ले लिया है, प्लीज मुझे 2 मिनट और दे दो। तो बेटा बोहर मॉडल में क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं इसको क्या कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले बोहर मॉडल में हमने पढ़े इसके पोस्टुलेट्स। मैंने आपको 6 पोस्टुलेट्स बता दिए, ठीक है, 1 बाय 1 करके आप देख लेना। पहला क्या था, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस क्या होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, एटम के सेंटर में होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसको हम ऑर्बिट और शेल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीजर मल्टीपल ऑफ NH/2 होगी। ठीक है, एक इन्होंने ये भी बोला, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसको बैलेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस बाय द सेंटीमीटर फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ EMR, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ EMR। तो ये हो गए बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया डेरिवेशंस। तो डेरिवेशन में मैंने आपको पढ़ाया nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जिसका फॉर्मूला आया था 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम। फिर मैंने आपको पढ़ाया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जिसका फॉर्मूला आया 2.18 × 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। और फिर मैंने आपको पढ़ाया एनर्जी इन nth ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला हमारे पास आया था 13.6 - 13.6 Z/n का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इसके बाद हम आ गए बोहर मॉडल के एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। तो एप्लीकेशन वाले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया, बेटा क्या पढ़ाया, सबसे पहले टाइम पीरियड T, फिर मैंने पढ़ाया फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर मैंने आपको पढ़ाया एब्जॉर्प्शन, फिर पढ़ाया इमिशन, फिर पढ़ाया मैंने आपको वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फिर मैंने आपको पढ़ाया आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर मैंने आपको पढ़ाया सेपरेशन एनर्जी, और फिर मैंने आपको पढ़ाया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर द नीट और जेई मेंस। ठीक है, और लास्ट में हमने आपको पढ़ा दिए ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक्स में हमने क्या ड्रॉबैक्स पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहला ड्रॉबैक था बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। दूसरा ड्रॉबैक था कि बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनके लिए
एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 होगी, पर इसका कोई प्रूफ नहीं दिया। तीसरा ड्रॉबैक, बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चौथा ड्रॉबैक क्या था कि जो हमारे जब व्हेन वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट हो रही थी, जिसको हम बोलते हैं अपना जीमस इफेक्ट। बोहर इसको नहीं समझा पाए थे। पांचवा ड्रॉबैक क्या था, व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस स्पेक्ट्रल लाइंस वर स्प्लिटेड, दिस इफेक्ट इज नोन एज द स्टार्क इफेक्ट। बोहर इसको भी नहीं समझा पाए। और बाद में मैंने एक नोट करके पॉइंट लिखवाया है कि बोहर हमेशा कंसीडर करते थे कि इलेक्ट्रॉन के पास एक पार्टिकल नेचर है। फिर जब क्या हुआ, बोहर के मॉडल के बाद में जब डिस्कवरी हुई, तो साइंटिस्ट आए, दो हाइपोथेसिस आई। एक आई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक फास्ट मूविंग माइक्रो पार्टिकल है, इसके पास एक कंसिडरेबल वेव नेचर है। पर बोहर तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को मानने को तैयार ही नहीं थे। तो ये हमारे पास बोहर मॉडल का अब होता है डी एंड। भैया मैं तो एक बार हाथ जोड़ूंगा बोहर साहब, आपके मॉडल की वजह से मैं 6-7 लेक्चर से बोहर मॉडल ही पढ़ा रहा हूं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो फटाफट अगर मैं आपको एक बार बस 10 सेकंड होते थे बेटा, अगर मैं फटाफट आपको बता दूं क्या बताना चाहता हूं। यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कवर, फैराडे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कवर, कैरेक्टरिस्टिक खत्म, कैनोड रे एनोड रे पढ़ा चुका हूं, स्पेसिफिक चार्ज पढ़ा चुका हूं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा चुका हूं, वेव कैरेक्टरिस्टिक, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ ईएमआर पढ़ा चुका हूं आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, प्लांक क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी पढ़ा चुका हूं, और बोहर मॉडल, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये अब आपका नेक्स्ट लेक्चर है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जल्दी से मैं भागता हूं, तुम लोग को आज मैंने बहुत पका दिया। मिलता हूं आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की नेक्स्ट क्लास में। तब तक ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो और लाइफ में एंजॉय करो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बाय।